खगड़िया का एक लड़का 2022 में पार्षद, 2025 में विधायक, आशीर्वाद देकर के यहाँ से अपना विधायक चुन लिया। 12 साल की आम आदमी पार्टी बादशाहत खत्म कर देता है। नाम है चंदन कुमार चौधरी। संगम विहार की बारिश का जो नज़ारा होता है वो किसी से छिपा नहीं। उनकी गाड़ी की पार्किंग उनके फ्लैट में हो, रोड पर लगाएंगे तो हम नहीं, डिपार्टमेंट उठवाने का काम करेगा। बड़ी समस्या संगम विहार विधानसभा में नशे को लेकर तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो संगम विहार हो चाहे तुगलकाबाद। वो सिर्फ इसलिए रिक्शा चलाता है उसको स्मेक और गांजा पीने का पैसा मिल जाए। 2022 में जब पार्षद बना तो संगठन के काम को भी मजबूती से किया। बच्चों को चाकू मारा जाता है। आने वाले चंद महीनों में हम सभी संगम विहार के कॉलोनियों को 1511 की सूची में डलवा करके रजिस्ट्री भी शुरू करेंगे। और जो फॉरेस्ट का दूसरा इलाका है जहां खाली जमीन है वहां माफियाओं के द्वारा पार्किंग किया जाता है। एक बड़ी समस्या उत्पन्न है पानी को लेकर, साफ पानी और डेली पानी। कायदे में रहिए तो फायदे में रहिएगा। खगड़िया का एक लड़का 2022 में पार्षद, 2025 में विधायक और बीच में सिर्फ 2 साल, 12 साल की आम आदमी की बादशाहत खत्म कर देता है। नाम है चंदन कुमार चौधरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता। टूटी सड़कें, पानी की दिक्कत, लेकिन उम्मीदें बरकरार हैं। क्या ये पूर्वांचली चेहरा संगम विहार की दिक्कतें सुलझा पाएगा? बात करेंगे विधायक चंदन कुमार चौधरी जी से बिना किसी फिल्टर के। चंदन जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप 344 वोटों से विजयी बने चुनाव में, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जब आखिरी राउंड चल रहा था काउंटिंग का, उस समय आपका अंदर क्या चल रहा था? देखिए, हमारे अंदर तो बिल्कुल उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, क्योंकि जनता का विश्वास, जनता का समर्थन जो मुझे पूरे चुनाव में मिला वो कहीं मेरे आशीर्वाद के रूप में आज फलदायी हुआ है। और चुनाव के दिन, काउंटिंग के दिन भी पूरी उम्मीद के साथ मैं काउंटिंग रूम में बैठा हुआ था कि चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। कितने वोट से जीतूंगा इसकी कोई कल्पना नहीं किया था, लेकिन चुनाव मैं जीतूंगा, ये ईश्वरीय वरदान मेरे पास था। आपके गांव चक्रप्रयाग में उस समय क्या माहौल था? देखिए, गांव में तो एक खुशी का माहौल था कि हमारे बीच का, हमारे घर का एक बच्चा दिल्ली जा कर के जो पढ़ने के लिए जाता है, फिर जीविकोपार्जन की तैयारी करता है और उससे आगे बढ़कर समाज सेवा को एक ध्येय और लक्ष्य मान करके राजनीति में एक विधायक बनता है। इससे बड़ी खुशियों का पैगाम हमारे गांव के लिए कुछ नहीं हो सकता था। शुरू से शुरू करते हैं। खगड़िया से दिल्ली तक का सफ़र आपने तय किया, ये पूरा सफ़र था क्या? इससे पहले आप काम क्या करते थे राजनीति से पहले? देखिए, राजनीति से पहले खगड़िया से जब मैं निकला, 10th हमने किया था, उसके बाद मैं फिर दरभंगा CM साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, वहाँ पर कॉलेज में पढ़े। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं 1998 में मैं दिल्ली आ गया पढ़ने के लिए। लगभग 2004 तक मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद फिर मैं अपने व्यवसाय की ओर आगे बढ़ा। फिर व्यवसाय करते करते समाज सेवा का हुनर एक बचपन से था, क्योंकि ज़मीन से उठ कर के यहाँ पर आया था और एक उम्मीद थी, एक विश्वास था अपने ऊपर कि जिस रास्ते पर मैं चल कर के आया हूँ उस रास्ते पर कोई हमारा आदमी ना चले। इसी ध्येय को, इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हमने एक सेवा भाव से लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित किया। पहले एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, फिर 2017 में मैं यहाँ चुनाव लड़ा संगम विहार A देवली विधानसभा वार्ड से, जिसमें मुझे मात्र 260 वोट से पराजय हुआ। लेकिन उस पराजय को मैंने पराजय महसूस नहीं करते हुए, एक सेवा को लक्ष्य मानते हुए, ध्येय मानते हुए 5 साल तक मैंने लोगों की सेवा की और 2022 में पुनः मैं टिकटार्थी बना भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से, और ईश्वरीय कृपा से और जनता के आशीर्वाद से मैं फिर काउंसलर बना। 2022 से लेकर के 2025 तक मैंने अपने क्षेत्र में सारी बुनियादी सुविधाओं से जनता को समर्पित चंदन किया। जी, ये आपने राजनीति में आने का विचार कैसा आया आपके मन में? देखिए, राजनीति में आने का मेरा कोई विचार नहीं था, ना मेरे कोई परिवार के सदस्य राजनीति में थे, और आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे परिवार में कोई आगे भी नहीं आएगा। लेकिन एक सेवा भाव था बचपन से कि जनता की सेवा करें, कोई भी काम रुकता है तो उसको कैसे पूरा किया जाए।
तो हमने अपने ब्यूरोक्रेसी में पकड़ अच्छी बना करके लोगों की सेवा करते थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होती थी। रिक्वेस्ट से उतना काम नहीं हो पाता जितना कि एक ओहदे से काम होता है। हमने उस चीज़ को देखते हुए, आगे बढ़ाते हुए संगठन में बात किया। मैंने कहा कि किसी तरह से यदि जनता की सेवा करनी हो तो उसके लिए जनप्रतिनिधि बनना आवश्यक है। यदि आपको उचित लगता है तो मुझे चुनाव लड़ाइए, मैं वहाँ से जीत के आऊँगा और जनता की सेवा मजबूती से करूँगा। 2022 में आप पहली बार पार्षद बने जी और मात्र 2 साल बाद आप विधायक बन जाते हैं। जी। किसने आपका पार्टी में किसने आपका साथ दिया? देखिए, संगठन का काम मैंने किया। 2017 में जब मैं चुनाव हारा तो 18 में मैं भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी दिल्ली का महामंत्री बना। 3 टर्म महामंत्री रहा मैं, और 2022 में जब पार्षद बना तो संगठन के काम को भी मजबूती से किया और सत्ता का भी सदुपयोग करते हुए जनहित में मैंने काम किया। जिस चीज़ को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने देखा और मेरे ऊपर विश्वास जताया कि ये बंदा यदि लड़ता है तो चुनाव वहाँ से संगम विहार से हम जीत सकते हैं, कि हम 3 बार से चुनाव हार रहे थे। उससे पहले भी हम चुनाव हारे हैं। एक बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है, वो भी 700 कुछ वोट से जीती थी। तो ओवरऑल जो मैं देखता हूँ कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मुझे टिकट दिया और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दे करके मुझे। आपकी जो वाइफ हैं वो भी राजनीति में एक्टिव हैं बीजेपी की, तो दोनों राजनीति जने में- मिलके राजनीति को कैसे मैनेज करते हैं? आपका घर देखिए, का माहौल भी राजनीति का होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी जो है वो राजनीति में नहीं है, लेकिन हमारे साथ राजनीति में सहभागी बन करके काम करती है। सेवा का भाव उसका भी है, लोगों की सेवा करती है, लोगों के विचारों को सुनती है और मेरे तक पहुंचाती है। उसका सिर्फ ये लक्ष्य होता है कि मेरे पति जो भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके सहभागी के रूप में काम करूं और लोगों की सेवा करूं। आप दोनों ने बीते चुनाव में एक साथ कैंपेन किया, डोर टू डोर, वो सबने देखा। जी जी जी। उस समय का कोई ऐसा लम्हा जो आपको जीवन भर याद रहे? देखिए, लम्हा जीवन भर याद रहने वाला ही होता है, और कोई भी चीज़, परिस्थितियां हो या खुशियां हो, वो भूलने लायक होती नहीं है। हमारी पत्नी ने 2022 में भी मजबूती से, एक छोर से वो शुरू करती थी डोर टू डोर, दूसरे छोर से मैं शुरू करता था। वही एक विचार लेकर के मैं विधानसभा चुनाव में भी उतरा, और हमारी पत्नी महिलाओं में अपना डोर टू डोर करती थी, मैं घर घर जाकर डोर टू डोर करता था। मंच पर कार्यक्रम जो भी होता था वो मैं संभालता था, और इंडोर कार्यक्रम जो भी होता था वो हमारी पत्नी संभालती थी। अब आते हैं 8 फरवरी 2025। जी 3 बार के विधायक जी जी। दिनेश मोहनिया जी को आपने हराया। माहौल क्या था उनके खिलाफ? मतलब क्या नाराजगी थी लोगों में जो आप कामयाब हुए चुनाव जीतने में? देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं कभी भी गलतफहमी का शिकार जी। होता नहीं हूँ। यहाँ मैंने नहीं हराया, यहाँ जनता ने मोहनिया जी के पापों को हराया। जनता की उम्मीदें जो थी मोहनिया जी से, उस पर 1% भी वो खरा नहीं उतरे, जिसकी वजह से जनता ने आजिज होकर के उनके खिलाफ वोट किया। और मेरे से एक उम्मीदें थी कि 22 से लेकर 25 तक का जो मेरा कार्यकाल था, उसमें लोगों को ये लगा कि ये बंदा जो एक पार्षद रहते हुए, और उसमें भी सरकार नहीं थी हमारी एमसीडी में, विपक्ष में रहते हुए यदि 35-37 करोड़ का काम कर सकता है, तो विधायक बनने के बाद हमारे इलाके में जो सबसे बड़ी समस्या पानी की है, पानी निकासी की है, रोड की समस्या है, इंक्रोचमेंट की समस्या है, वो सारी सुविधाओं से हमारा विधायक ये दूर कर सकता है। इसलिए इनको आशीर्वाद दिया जाए, और जो 15 साल से सत्ता में एक मालिक बन करके बैठे हुए थे, उनको उखाड़ फेंकने का काम यदि किसी ने किया है। दिनेश मोहनिया की ऐसी क्या कमियां रही जो लोगों को सही नहीं लगी? देखिए, मैं कमियां नहीं जानता हूं, लेकिन उनकी कुछ अच्छाइयां नहीं रही जो जनता पर प्रभाव डाल सके। उन्होंने ना तो पानी के बुनियादी सुविधाओं को परिपूर्ण किया, ना उन्होंने कहीं गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की, ना ही इंक्रोचमेंट हटा करके रास्ते को सुगम बनाया। और सालों साल उनकी सरकार थी, वो विधायक थे, लेकिन एक जो मेजर प्रॉब्लम पानी निकासी की थी बारिश में, वो उन्होंने किसी भी स्तर पर सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया। आज आप देख रहे होंगे पूरे संगम विहार में हर जगह रोड बन रहा है, हर जगह ड्रेन बन रहा है, बारात घर 4 बन रहे हैं। ये 1 साल में कैसे संभव हुआ?
जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया उसी आशीर्वाद से मैं भी लगन और परिश्रम से काम कर रहा हूँ, एक भाव लेकर के काम कर रहा हूँ कि जनता के लिए कुछ करना है। हमें 1 साल मिला है और उनको 15 साल मिला, लेकिन 15 साल में उन्होंने परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने एज इट इज छोड़ने का प्रयास किया कि संगम बिहार तो संकट बिहार ही रहेगा। संगम बिहार को संगम बिहार बनाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया और इसी वजह से जनता ने उनको उखाड़ फेंक करके हमें आशीर्वाद दिया और जिस आशीर्वाद और विश्वास के साथ जनता ने मुझे यहाँ पर बैठाया है, उसी विश्वास के साथ मैं भी जनता को आश्वस्त कर रहा हूँ। 1 साल में जितना हमने काम किया है, 5 साल के अंदर सारी बुनियादी सुविधाओं से संपन्न करूंगा संगम बिहार। चंदन जी, आपके चुनावी कैंपेन को हम देखते हैं, आपने दिनेश पूनिया पे आरोप लगाया डस्टबिन घोटाले का जी और एक आपने आरोप लगाया था उन पे सड़क घोटाले का। जी। इनको लेके कोई कार्रवाई होगी, फाइलें खुलेंगी क्या उनकी? देखिए, डस्टबिन घोटाले की जांच चल रही है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो अभी तक पेंडिंग है। रोड घोटाले की जहाँ तक बात थी, हमने उसको आते ही सबसे पहले उस टेंडर को ही हमने कैंसिल किया। जो उन्होंने डलवाया था वो अपना उनका गया, कॉन्ट्रैक्टर का गया, किसका गया मुझे नहीं मतलब है। उस टेंडर को ही हमने कैंसिल करवा करके अब आप देख रहे होंगे 16 नंबर से लेकर के शूटिंग रेंज का रोड 80% हमारा ड्रेन के साथ बन चुका है। 20% बचा हुआ है, जहाँ पहाड़ है, जहाँ नालियाँ दिक्कत हो रही है, पथरीला इलाका है, उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग वो भी हम इस महीने के लास्ट तक कंप्लीट कर दें। आप 344 वोट के मार्जिन से चुनाव जीते, जी इतना क्लोज आपने कैसे मैनेज किया इस पूरे चुनाव को? देखिए, 344 हम नहीं जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं 44,000 वोट से जो वो जीता हुआ था, उस मार्जिन को भी तो हमने बीट किया। और जीत तो देखिए साहब 1 वोट से भी होता है। हमारा क्षेत्र जो है वो बहुत ही दबा कुचला क्षेत्र है, अधिकतर लोग प्रवासी हैं। प्रवासी मुझे दिलो जान से चाहते हैं। सभी लोग यहाँ पर जो संगम बिहार वासी हैं, उनका विश्वास है कि चंदन चौधरी कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन पिछले की जो परिस्थितियाँ सी, जो हम बता रहे हैं आपको, 344 वोट का जो मेरा मार्जिन रहा, वो मार्जिन इस वजह से रहा कि मोहनिया जी की जो पॉलिटिक्स थी वो एक गंदी पॉलिटिक्स थी। यदि तुमने वोट कल नहीं दिया तो परसों से तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, परसों से तुम्हारा टैंकर बंद कर देंगे, परसों से तुम्हारे ट्यूबवेल का जो ऑपरेटर है उसका ऑपरेशन छीन करके किसी और को दे देंगे। ये एक जो था प्रेशर पॉलिटिक्स, हमने प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं खेला है, न जीवन में खेलूंगा। उस चीज को दरकिनार करते हुए आज संगम बिहार में कोई भी पानी की राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं पैदा लेगा। ना मेरा पानी पर कोई वॉलंटियर है, ना कोई ऐसा मैंने तंत्र दिया है जिससे कि उगाही जो होती थी वो पहले उगाही हो। आज लगभग 80% ट्यूबवेल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। जो जल बोर्ड का ऑपरेटर है वो चला रहा है। जो टैंकर्स हैं वो यदि इमरजेंसी से चलता है तो सीधा जनता के पास आता है। पहले क्या होता था, यदि आप विधायक के कार्यालय में लिखवाएंगे तो हर ब्लॉक में उनके वॉलंटियर होते थे। किसको पानी देना है, कितना देना है, उन पर डिपेंड करता है। आज जो मेरे ऑफिस में जो भी जनता लिखवा करके जाएगी, उसको तुरंत 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या दूसरे दिन पानी मुहैया कराया जाएगा। हम तो विरोधियों को भी, मैं कल की बात बता रहा हूं, कल हमारे पास एक कॉल आया अपने किसी ऑफिसर का, जल बोर्ड का ऑफिसर का, कि सर वो जितेंद्र जी जो जीतू, जो जिनकी वाइफ पार्षद है, उनके यहाँ पानी की दिक्कत है और उनको मोटर वाली गाड़ी चाहिए। मैंने कहा देखो भाई, पानी की दिक्कत यदि दुश्मन को भी है ना तो उसके यहाँ सबसे पहले भेजो, जिससे कि पानी के लिए लोग राजनीति ना कर सके। हम इस चीज़ पर राजनीति करते हैं ना, सबसे पहले उन्हीं के घर में पानी भेजो जिससे कि वो संतुष्ट रहें, तो हम जनता तो आज न कल संतुष्ट हो ही जाएगी। उस चीज़ को हमने चंदन जी, आपकी जो जीत हुई उसमें पूर्वांचली जो वोटर हैं उनका कितना बड़ा रोल है? देखिए, पूर्वांचली वोटर्स का 95% योगदान रहा। एक मुश्त होकर के उन्होंने मुझे वोट दिया और पहली बार ऐसी परिस्थिति बनी कि सारे पूर्वांचली एक प्लेटफॉर्म पर आकर के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किए और मुझे आशीर्वाद देकर के। आप कहते हैं कि केजरीवाल जी पूर्वांचली को भगाने में योगदान देते हैं जी, और वो ताना भी मारते हैं 500 रुपए का कोई। जी जी जी। वो क्या बयान है वो पूरा आपका? देखिए, केजरीवाल जी ने जो पहले मुहिम छेड़ा था 2013 में, 2015 में, उनका भरपूर सहयोग
जनता का भरपूर सहयोग केजरीवाल जी को मिला था, पूर्वांचली जनता का। जब उन्होंने कोरोना काल में 2020-21 में उन्होंने बस में भर भर करके गाजियाबाद बॉर्डर पर छोड़ने का काम किया और उन्होंने अनर्गल बयान दिया कि जो भी पूर्वांचली आते हैं 500 रुपये का टिकट कटा के आते हैं और 5 लाख का इलाज करा करके चले जाते हैं। तो हम तो केजरीवाल जी से यही पूछना चाहेंगे, ना तो ये पिताजी की प्रॉपर्टी है आपकी और ना पिताजी का जागीर है जो बांट रहे हो। ये जनता का हक है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाकर जीविकोपार्जन का साधन ढूंढ करके अपना काम कर सकते हैं। उसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेदार होगी कि हमें सुविधा देना है नहीं देना है, वो जिम्मेदारी के साथ वहाँ के सरकार को करना पड़ेगा। यदि आप दिल्ली के मालिक अपने आप को समझते थे तो यहाँ का भी लेबर, यहाँ का भी लाइट क्लास, यहाँ का भी ब्यूरोक्रेट्स जो पूर्वांचली है वो आपके एक सहयोगी के रूप में था और सहयोगी के रूप में रखते तो आज सरकार से आप हटते नहीं। यही कारण रहा कि 21 में उन्होंने बयान दिया और 25 में पूर्वांचली जनता ने उनको उखाड़ फेंक करके भारतीय जनता पार्टी को स्थापित कर दिया। चंदन जी कहते हैं राजनीति में दुश्मनी नहीं होती जी। मोनिया जी से आपकी बात हुई जीत हार के बाद? नहीं, मेरी कभी पहले भी बात नहीं हुई थी, ना कभी बाद में बात हुई। यदि किसी वजह से वो कभी कॉल करेंगे तो मैं उनका फ़ोन ज़रूर उठाऊंगा, क्योंकि मैं आज संगम बिहार के सभी वासियों का विधायक हूँ। तो हर एक व्यक्ति का मैं फ़ोन उठाता हूँ, उनके कामों को करता हूँ, चाहे वो मेरे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। कभी उनका फोन आया हो, कभी उनका मैसेज मेरे आया पास हो? कभी कोई फ़ोन कुछ नहीं। नहीं जी। अच्छा, किसी जनता के हित के लिए भी कॉल नहीं आया, कभी नहीं। यही मुझे आश्चर्य लगा कि विपक्ष जो कहा जाता है विपक्ष होना चाहिए, वो विपक्ष का कभी उस आदमी ने रोल नहीं निभाया। आज जनता ने मुझे जिताया है, उसको भी जनता ने 15 साल तक जिताया था, उसको भी जनता ने मेरे से मात्र 344 वोट से कम वोट दिया। तो उस व्यक्ति को भी जितने लोगों ने वोट दिया उस व्यक्ति के कामों के लिए उनको आगे आकर के मेरा सहयोग करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, जिससे कि जहाँ कमियां हैं हम दुरुस्त करते और आगे भी हम दुरुस्त और आपका करेंगे। जो दूसरा विपक्ष है कांग्रेस, उनकी तरफ से कोई फोन आता हो आपके पास? नहीं, कभी कभार किसी चीज़ के लिए आता है तो मैं किसी चीज़ में ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ। वैसे मैं कभी भी विपक्ष को विपक्ष नहीं मानता हूँ, मैं आम आदमी की तरह, यहाँ के नागरिक की तरह मैं ट्रीट करता हूँ कि यहाँ का नागरिक, संगम बिहार का नागरिक हमारे लिए सर्वोपरि है, वो हमारे भगवान की तरह है, मैं उनकी सेवा करूँ। चंदन जी अब बात करेंगे जनता से जुड़े हुए सीधे मुद्दों की, जी, जो मुझे लगता है जनता के लिए बिल्कुल उठने भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम बात करते हैं सड़कों की। सबसे पहले जी, संगम बिहार की जो सड़कें हैं, आप भी देख रहे होंगे, मैंने भी देखा ग्राउंड पे बहुत काम चल रहा है, जी। लेकिन सड़कें अभी भी टूटी हैं। देखिए, जो अभी नया सड़क मैं बना रहा हूँ उसको आप देखिए जा करके मैं कैसा बना रहा हूँ। जो सड़कें टूटी हुई हैं पहले से, जो 5 साल नहीं हुए हैं, जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए कि रतिया मार्ग रोड को लगभग 2.5-3 साल हुआ है बनाए हुए, वो सारे टूट रहे हैं। अब उन्होंने किस तरीके का काम करवाया, एमएलए लेड से काम करवाया, कौन कॉन्ट्रैक्टर था नहीं पता, लेकिन मैं जनता को आपके मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, जो भी सड़कें टूटी हुई है उसको 1 साल के अंदर दुरुस्त करेंगे, आवाजाही को सुगम करेंगे। जहाँ सड़कें नहीं बनी है वहाँ नया बनाएंगे, जहाँ ड्रेन नहीं बना हुआ है वहाँ नया ड्रेन बनाएंगे, जहाँ टूटा फूटा सड़क ड्रेन हो उसको हम दुरुस्त करेंगे। बारिश का मौसम आने वाला है जी, लगभग आ ही गया है। आ आप गया भी है। देखते होंगे संगम बिहार की बारिश का जो नज़ारा होता है वो किसी से छिपा नहीं है। नाव तक चलाने में लोग मजबूर हो बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे परेशान होते हैं, सब होते हैं। इसको लेके क्या काम चल रहे हैं? एमसीडी, टीटीए या फिर अन्य किसी डिपार्टमेंट, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, इसके लिए नोथराइड कॉलोनी में हमारा फ्लड डिपार्टमेंट काम करता है, फ्लड डिपार्टमेंट और डीएसआई डीसी काम करती है, एमसीडी भी कुछ काम करती है। तीनों डिपार्टमेंट को हम मुस्तैदी से काम करने के लिए हमने आदेश दे दिया है। रतिया मार्ग रोड पर बड़े ही मुस्तैदी से ड्रेन की सफाई हो रही है, डीसिल्टिंग का काम चल रहा है। जहाँ ड्रेन बना हुआ नहीं था हमने ड्रेन बना दिया, और जहाँ कहीं कमी आएगी हमने एक पंप हाउस बना करके उसको, जो भी वाटर लॉगिंग की समस्या उसको दूर करेंगे। पिछली बार भी हमने दुश्मनों को, विरोधियों को नाव चलाने का मौका नहीं दिया, और इस बार मैं गारंटी के साथ उनको मौका नहीं दूंगा नाव चलाने का। अगली बार तो नाव क्या, डिसिल्टिंग और किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि देखिए अभी मुझे लगभग 1 साल हुआ है काम करते हुए। 1 साल में ज़मीन पर दिख रहा है काम, आप भी जा कर के देखिएगा, फील्ड विजिट कीजिएगा तो ज़मीन पर सारे काम दिख रहे हैं। 80% बारात घर मेरा बन चुका है, जहाँ भी रोड बन रहा है 80% रोड कंप्लीट हो गया, ड्रेन कंप्लीट हो गया है। लगभग जितने भी हमारे बजट के काम थे 1 साल में, लगभग 200 करोड़ के लगभग हमने बजट लगाया है। टोटल मेरा काम चल रहा है। नाव तो नहीं चलेगी, कोई
जल भराव की स्थिति उत्पन्न होगी ही नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। मैंने अभी क्या कहा कि पंप हाउस की व्यवस्था हमने कर दिया है। 4 तो फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा हम पंप हाउस बनाए हुए हैं, और पोर्टेबल जो हमारा पंप है जो ट्रैक्टर से चलता है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा 4 पंप और हमने अरेंज किए हैं, जो कि हमारे संगम बिहार के लिए सफिशिएंट है। किसी तरह की दिक्कत इस बार नहीं होने वाली है, क्योंकि पिछली बार हम सरकार में आए ही थे तब तक बारिश का और मानसून का असर हमारे ऊपर पड़ गया। व्यवस्था को दुरुस्त करते करते भी हमें समय लग गया, क्योंकि ड्रेन चौक था, ड्रेन बना नहीं था। उस चीज़ को हमने इस बार दुरुस्त किया है। धीरे धीरे काम पूरा करने होने वाला है, और अगली बार बिल्कुल आश्वस्त करता चंदन हूँ जी, कि जनता एक को। बड़ी समस्या उत्पन्न है पानी जी। को लेकर। जी साफ पानी और डेली पानी। जी। डेली पानी लोगों को नहीं मिलता है, डेली नहीं आता है, और साफ पानी में भी दिक्कत आती है कभी कभार। मैं आपको इस विषय पर बताना चाहता हूँ कि लगभग 100 ट्यूबवेल हमने पास कराकर 60 ट्यूबवेल हमने संगम बिहार वासियों को समर्पित कर दिया है। और आने वाले समय में जो हमने वादा किया था कि हर घर में नल से जल की योजना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, रेखा जी के नेतृत्व में उस पर काम कर रहे हैं। और शूटिंग रेंज रोड पर लगभग 2.5 एकड़ की ज़मीन हमने डीडीए से अलॉट करवा दिया है। उस ज़मीन पर प्रोजेक्ट जल बोर्ड के द्वारा यूजीआर बनने की तैयारी हो रही है। लगभग 1 साल के अंदर यूजीआर हम बना करके जनता को समर्पित करेंगे, और प्रतिदिन पानी आए इसके लिए मैं व्यवस्था बना रहा हूँ। तत्काल जो टेम्पोररी व्यवस्था है वो हमारे यहाँ 70 टैंकर्स हैं जो 5-5 ट्रिप लोगों को दे रहे हैं। हमारे ट्यूबवेल्स जो हैं, जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ मैं ट्यूबवेल करवा रहा हूँ, और अच्छी तरह से प्रतिदिन नहीं, हफ्ते में ही 2 दिन में 3 दिन में पानी आए उसकी मैं व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त कर रहा हूँ। आपकी ही विधानसभा का पार्ट है तुगलकाबाद एक्सटेंशन जी। उधर पानी को लेकर क्या प्लान है आपका? उधर भी डेली नहीं आता किसी को? ये नहीं, बहुत सी एक दिन बाद एक दिन पानी आता है। पहले की जो व्यवस्था थी कि वो भी पानी बढ़िया तरीके से नहीं आता था, लेकिन पहले दिन भर में 10 से 15 टैंकर्स उसमें बूस्टर में डलते थे। लेकिन आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि लगभग 70 से 80, कभी कभी 100 टैंकर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो 100 टैंकर्स हम उस बूस्टर में डलवाते हैं और वहाँ से पब्लिक को सप्लाई देते हैं। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में भी प्रतिदिन तो हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में, अगले गर्मियों में हम उनको भी आश्वस्त करते हैं कि प्रतिदिन हम पानी आपको मुहैया करें। नहीं, वहाँ पे हम देखते हैं व्यवस्था अगर करी जा सकती है तो वो हो सकती है। एक हिस्से में तो पानी डेली आता है जी। और दिन में 2 बार भी आता है कई बार तो, जी। लेकिन एक हिस्से में पानी 1 दिन बाद आता है, 2 दिन बाद आता है, ऐसा क्यों? मैं बताना चाहता हूँ उसमें कि जो दूसरा पहला वाला हिस्सा जिसमें कह रहा हूँ प्रतिदिन, वो भी प्रतिदिन नहीं आता था, इसलिए मैंने उसको लाइन डलवा कर दुरुस्त किया। अभी जगदम्बा रोड पर हम 8 इंची की लाइन डलवा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन पानी कैसे आए उसकी व्यवस्था बना रहे हैं, और उस व्यवस्था से प्रतिदिन वहाँ पर पानी आएगा, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुश्किल से आपको 1 से 2 महीने के अंदर हम उस लाइन को डलवा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा मेरा, और प्रतिदिन पानी आएगा, इसकी मैं चिंता कर रहा हूँ और वो पूरा हो जाएगा। चंदन जी, आपके चुनाव प्रचार का मैनिफेस्टो में एक बड़ा वादा था लोगों से शिक्षा का। जी। संगम बिहार में एक भी 12वीं तक का स्कूल नहीं है, नहीं है। ये कब तक पहुंचेगा? देखिए, कब तक डिलीवर होगा ये? मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपकी जानकारी में थोड़ा सा अभाव है। मेरे यहाँ एक सेकेंडरी स्कूल था जो 10th क्लास का स्कूल था, जे ब्लॉक, और वहाँ के बच्चे तुगलकाबाद एक्सटेंशन आते थे लगभग 3-3.5 किलोमीटर क्रॉस करके। जैसे ही हम चुनाव जीते, तुरंत हमने उस जे ब्लॉक स्कूल को देवली स्कूल से अटैच करवाया, मात्र 500 या 300 मीटर की दूरी पर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब मैं अटैच कर दिया, वहाँ के बच्चे देवली में जाने लगे, एडमिशन हमने करा दिया, तो उसी दिन मैंने वहाँ के पेरेंट्स से, वहाँ के बच्चों से वादा किया था कि अगली बार आप ना तो आपको देवली जाना पड़ेगा, ना आपको तुगलकाबाद एक्सटेंशन जाना पड़ेगा। इसी स्कूल में 12वीं की पढ़ाई होगी, और हमने 12वीं क्लास करके जनता को समर्पित कर दिया। आपकी जानकारी में थोड़ा सा नहीं, मैं ये अगर आप ही की बात को रख लें, आपने चुनाव प्रचार में कहा था कि संगम बिहार में स्कूल खोलेंगे कि नया। जी। आपने देवली में उसे डिलीवर किया, आप अभी संगम बिहार में अभी भी नहीं होना। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप नहीं समझे। जी। मैंने देवली में डिलीवर नहीं किया, मैंने अटैच किया देवली में, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। इस बार वो जे ब्लॉक स्कूल 12वीं का स्कूल बन चुका है। अच्छा। इस बार जो है वो जे ब्लॉक जो स्कूल 10th क्लास तक था, उसको हमने 12वीं कर दिया। 10th के बच्चे वहीं 11वीं पढ़ेंगे, 11वीं पास करके वहीं 12वीं पढ़ेंगे। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो 12वीं हो गया है, और आने वाले समय में
2 और स्कूल में सीनियर सेकेंडरी खोलने जा रहा हूं, जो एक शूटिंग रेंज रोड पर होगा और एक के ब्लॉक में होगा। ठीक ठीक। आपकी जो संगम विहार विधानसभा है वहाँ पे एक बड़ा मुद्दा अवैध कॉलोनियों का है। ना लोगों को लोन मिलता है, ना रजिस्ट्री होती है। जी, लोग परेशान हैं, कैसे इस चीज को आप देखते हैं? देखिए, ये संगम विहार की ही समस्या नहीं है, पूरी आधी से अधिक आबादी जो है वो दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में अभी हमारी सरकार ने 1511 कॉलोनियों को पास किया है। संगम विहार की कुछ कॉलोनियां ही उसमें डल पाई हैं। आने वाले चंद महीनों में हम सभी संगम विहार के कॉलोनियों को 1511 की सूची में डलवा करके रजिस्ट्री भी शुरू करेंगे, मालिकाना हक भी दिलवाएंगे और नक्शा पास करके उसका जल्द से जल्द हमारा मास्टर प्लान आने वाला है। उस मास्टर प्लान में संगम विहार को अच्छी तरह से एक संगम बनाने का काम जो किया जाएगा, मास्टर प्लान ला करके जो भी 100 गज से ऊपर हैं वो अपना नक्शा पास करा कर बनाए, 100 गज से नीचे बगैर नक्शा पास करा कर G+4 बना कर। 1511 जो कॉलोनियों का नाम पास हुआ उसमें संगम विहार की कॉलोनियों का नाम नहीं है, शायद एक कॉलोनी का इसमें नाम 2 कॉलोनियां हैं, 2 उनका कॉलोनियां हैं, H ब्लॉक की दोनों कॉलोनियां हैं, 16-17 है। उसमें आगे भी कुछ ही दिनों में सभी कॉलोनियों को डलवा दिया जाएगा, उसकी नहीं, चिंता उसमें हम करने की। रेखा गुप्ता जी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है, उसमें वो बता रही है कि रिज एरिया नहीं, और ओजोन एरिया। हमारे यहाँ कोई रिज एरिया नहीं है, कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं है। जो संगम विहार बस चुका है वो संगम विहार वासियों का मालिकाना हक है, उस पर कोई अवैध कब्जा नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ जो था वो खत्म हो चुका है। अब उसको अनऑथराइज्ड कॉलोनी की लिस्ट में डलवाने का काम हमारा है और उसको डलवा कर। चंदन जी, बीते दिनों हमारे पॉडकास्ट में हर्ष चौधरी जी बैठे थे। जी, उन्होंने हमें बताया कि चंदन जी इस समय पावर में है, अपनी सरकार से लिखित में क्यों नहीं ले लेते कि संगम विहार की कॉलोनी को कुछ नहीं होगा? जी। किसी के कहने तो से क्या असर पड़ता है? क्या मेरी सरकार ने कोई लिखित में ऑर्डर किया है क्या कि हम संगम विहार को तोड़ेंगे? कहीं लिखित में ऑर्डर है क्या? आप हर्ष जी से इसी वक्तव्य पर पूछिएगा जाकर के कि आपकी सरकार तो 27 साल से थी, 15 साल आपने शासन किया, 12 साल 11 साल आम आदमी पार्टी ने शासन किया। आप आम आदमी पार्टी के भी सहयोगी रहे हैं, क्योंकि उसमें आप इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, तो आम आदमी पार्टी के सहयोगी हैं। 27 साल तक जो सत्ता में रहे वो क्यों नहीं पास करा दिया? और क्या हमारी सरकार ने तोड़ने के ऑर्डर दिए हैं क्या? क्या हमारे डीडीए ने ओ जोन की तरह तोड़ने के ऑर्डर दिए हैं क्या? अब तो हमारी रेखा गुप्ता जी ने ओ जोन को भी तोड़ने से मना कर दिया कि हम इस पर रिजोल्यूशन लाएंगे और कोई भी ओ जोन के पार्ट में कोई मकान नहीं टूटेगा। तो संगम विहार तो मलकियत है साहब, संगम विहार की एक ईंट नहीं निकलेगी जब तक मैं विधायक हूं। तोड़ने का जब किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो क्या रोकने का ऑर्डर करने की आवश्यकता क्या है? मुझे इसकी जो तोड़ने का ऑर्डर करेगा तभी तो रोकने का ऑर्डर करेगा ना। अब हमारा जैसे ओ जोन में बिल्डिंग टूट रही थी, डीडीए तोड़ रहा था, उन्होंने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम आज आदेश देते हैं कि आज के बाद ओ जोन की कोई भी बिल्डिंग नहीं टूटेगी, और नहीं टूटी। तो संगम विहार को तोड़ने का किसी ने ऑर्डर किया है क्या, जो अपनी सरकार से नहीं तोड़ने का ऑर्डर करवा दें? बताइए। इससे पहले तो उनकी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तो वही पास कर देते, वही नहीं तोड़ने का ऑर्डर कर देते। हम तो जुम्मा 11 महीने 1.25 साल से हैं साहब। 1.25 साल में जितना हमने लोगों को आश्वस्त कर दिया, क्या उन्होंने 27 साल में जनता को आश्वस्त किया क्या? उनके पिताजी 10 साल रहे हैं विधायक, शीशपाल जी यहां से 10 साल विधायक रहे हैं, एक बार निर्दलीय रहे हैं, एक बार कांग्रेस के सिंबल से रहे हैं। क्या उन्होंने संगम विहार को पास कराने का प्रयास किया क्या? उन्होंने तुगलकाबाद में जहां पर वो रह रहे हैं वो डीडीए को पास करा लिया उन्होंने। क्या संगम विहार को पास नहीं करा सकते थे क्या? उनकी केंद्र में सरकार थी, उनका दिल्ली में सरकार था, तो क्या वो भी कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो जो इतने 27 साल में पास नहीं कराया, वो मुझसे प्रश्न कर रहा है कि 11 साल में क्यों नहीं टूटने के ऑर्डर करवा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि 27 साल सत्ता का सुख तुमने भोगा और 1.25 साल हमने देखने में बिताए हैं, अभी तक ठीक तुम्हारे गड्ढे भरने में बिताए हैं, और तुम मेरे से प्रश्न कर रहे हो और तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो कि नहीं तोड़ने के ऑर्डर करवा दिए, तो दुर्भाग्य है। चंदन जी, एक बड़ी समस्या विधानसभा में पार्किंग को लेकर है जी, रोड पे आदमी खड़ी करता है तो ट्रैफिक पुलिस वाले चालान कर देते हैं, क्रेन लगवा देते हैं। जी बिल्कुल। और वो नहीं भी करते हैं तो जनता परेशान होती है ट्रैफिक से। बिल्कुल। इसका स्थायी समाधान क्या है? ना तो देखिए, अस्थायी समाधान यही है कि सभी संगम विहार वासियों से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अपना मकान बनाइए,
जो बिल्डर लोग हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप अपना मकान बनाइए, बेचिए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन स्टिल्ट पार्किंग के साथ अपना बनाइए, लोगों को नीचे पार्किंग का जगह दीजिए, और जो भी जनता खरीदती है उसको बिल्कुल सुनिश्चित करके ही खरीदना चाहिए कि उनकी गाड़ी की पार्किंग उनके फ्लैट में हो। रोड पर लगाएंगे तो हम नहीं, डिपार्टमेंट उठवाने का काम करेगा, क्योंकि हमने जनता से वादा किया था कि हम आपको रास्ता सुगम करके देंगे। यदि रास्ते को सुगम नहीं कर पाएंगे तो हम काम ही क्या कर पाएंगे। उस निमित्त हम अभियान चला रहे हैं और आने वाले समय में और तेज करेंगे इस अभियान को। नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं हो सकता है कि कोई पब्लिक सुन लीजिए, मैं उसी पर आ रहा हूं। हम इस अभियान को और तेज करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से पूरे संगम बिहार वासियों को मैं आगाह कर रहा हूं कि आने वाले समय में और हम इस अभियान को तेज करेंगे। आप अपनी गाड़ी का स्थान सुनिश्चित कीजिए, जिससे कि आपकी गाड़ी का चालान ना हो, क्रेन उठाकर ना ले जाए, आपका फाइन ना हो। लेकिन इसके परमानेंट सॉल्यूशन के भी हमने दूसरा रास्ता चुना है। हमने अभी कमिश्नर से मिलकर के और रेखा जी से मिलकर के हमने 4 मल्टी लेवल पार्किंग का आग्रह किया है और उन्होंने एस्टीमेट बनाना शुरू कर दिया है। आने वाले 1 से 2 महीने में उसको पास करा करके 4 मल्टी लेवल हम पार्किंग बनाएंगे, जो कि जनता के लिए समर्पित करेंगे और इससे जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। चंदन जी, एक बड़ी समस्या विधानसभा में, संगम विहार विधानसभा में नशे को लेकर तेजी से बढ़ रही है। जी चाहे वो संगम विहार हो, चाहे तुगलकाबाद एक्सटेंशन हो। जी। आपके संज्ञान में है ये चीजें? मेरे संज्ञान में है, उस पर मैं मुस्तैदी से काम कर रहा हूँ। आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपके नज़रों में भी कहीं रहे, बगैर नाम बताए हुए वहाँ का लोकेशन भेज दीजिए, मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करवाऊंगा। मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। लगभग 50% से ज़्यादा यहाँ पर दारू की दुकान में बंद करवा चुका हूँ। आने वाले समय में उसको भी जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे। नशे पर हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे। हमारी सरकार बिल्कुल मुस्तैदी से काम कर रही है। कोई भी अवैध नशा नहीं बिकेगा, कोई भी शराब का काम नहीं होगा अवैध तरीके से। जो भी यहाँ कर रहे हैं वो सतर्क हो जाइए, आने वाले समय में बहुत गाज गिरने वाली है। मुख्य तौर पे हम देखते हैं जो दारू के ठेके हैं जी शाम होते ही वहाँ पे लोगों का जमावड़ा खड़ा हो जाता है, आसपास के लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। और पीने वाले जो लोग हम देखते हैं वही खुले में पेशाब कर रहे होते हैं, लोगों से बदसलूकी कर रहे होते हैं। उसको लेकर प्रशासन भी कुछ नहीं करता दिखता है हमें। देखिए, प्रशासन की संख्या बहुत ही कम है, पुलिस भी कम है, हमारे पास भी उतने सिस्टम नहीं है। इसके लिए तो देखिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा। जब तक समाज आगे नहीं आएगा, समाज सुधार नहीं कर सकते हैं। जब तक मानसिक रूप से कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं होगा, तब तक हम व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को आगे आकर के उस चीज़ के खिलाफ काम करना पड़ेगा। सरकार और प्रशासन आपके सहयोग के लिए पहले भी खड़ी थी, आगे भी खड़ी रहेगी और आने वाले समय में और मुस्तैदी से प्रशासन को हम खड़ा होकर के इस अभियान को चलाएंगे। आपके हलफनामे के अनुसार आप पे 5 मुकदमे हैं। जी, ये मुकदमे किस तरीके के हैं? देखिए, मेरे हलफनामे के अनुसार से मेरे ऊपर सिर्फ 2 मुकदमे थे, पॉलिटिकल मुकदमे थे। एक तो मेरे ऊपर 354 का केस लगाया गया था, जो कि पॉलिटिकल था। मैं वहाँ था भी नहीं, मैं प्रदेश कार्यालय था। किसी बड़े नेता ने द्वेष भावनाओं से इस चीज़ को करवाया और जब पुलिस ने जांच किया तो मुझे निर्दोष साबित किया और उस महिला पर, उसके पूरे परिवार पर 7 धाराओं में FIR किया, जो आज PO घोषित हो चुके हैं और वो खत्म हो चुका है। रही एक और SC/ST एक्ट, जो कि मेरे ऊपर ज़बरदस्ती पॉलिटिकल रूप से लगाया गया था। जब मैं काउंसलर नहीं था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, कि ये चुनाव ना लड़ सके। कार्यक्रम हमारा SC मोर्चे का कार्यक्रम था, जिले का कार्यक्रम था, प्रदेश के नेतृत्व वहाँ थे और कोई भी एक असामाजिक तत्व आता है और इसी द्वेष भावना से आता है कि यदि ये कुछ हुड़दंग करेगा या मना करेगा तो इस पर SC/ST एक्ट लगा देंगे। उसी द्वेष भावना से वो आया। हमने अपनी व्यवस्था सुदृढ़ करने की कोशिश की तो उन्होंने हुड़दंग मचाने का प्रयास किया। हमने पुलिस बुलाया, उस पर जैसे ही FIR होता है तो वो तुरंत SC/ST पर आ जाते हैं और मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगता है। लेकिन वो भी जांच का विषय है, वो भी जांच चल रही है और उसमें भी लगभग मैं बरी हो चुका हूँ, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बाकी मेरे ऊपर कोई भी FIR
नहीं था और ना आगे होगा, चंदन क्योंकि मैं जी- ऐसा कोई काम करता नहीं हूँ कि मेरे ऊपर FIR है। चंदन जी, आपका पहला दिन विधानसभा में था, जी। आप बोलने में कुछ हिचकिचा रहे थे, उसको लेके लोगों ने आपको ट्रोल भी किया। उस दिन आप नर्वस थे या फिर कोई कमी थी? नहीं 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 नहीं, नर्वस नहीं था मैं। पहले उन्होंने, हमारे अध्यक्ष जी ने जो क्वेश्चन मुझे जो कहा गया था, इस मैटर पर आपको बोलना है, जी। तो मैं उसकी तैयारी में गया हुआ था। देखिए, पहला दिन क्या होता है कि जो टॉपिक पर बोलने के लिए दिया जाता है उस टॉपिक पर तैयारी करके लोग जाता है। तो हम गए थे CAG पर शायद बोलने के लिए, CAG या हेल्थ का कोई विषय था, उस पर हमारी तैयारी थी। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने पहले 280 का क्वेश्चन लगा दिया। तो 280 का क्वेश्चन लगाया तो पहला नाम मेरा ही था। तो हमने सोचा कि मुझे उस विषय पर बोलना है, तो फिर अध्यक्ष जी ने मुझे करेक्ट किया कि नहीं, आज अभी 280 का चल रहा है, आप 280 पर बोलिए। फिर मैंने उसको बोला 280 पर, चंदन जी। ऐसी कोई हिचकिचाहट की बात जी जी थी जी। नहीं। 280 पर फिर मैंने बोला, जो बुनियादी सुविधाओं के लिए था संगम विहार में, जो हमारे, चाहे वो फॉरेस्ट की ज़मीन की बात कर रहे हो या पानी की सुविधा हो या गंदे पानी की निकासी की बात हो, उस पर मैंने चर्चा किया था। आपका चुनावी कैंपेन में हमारा वादा करके कैंपेन था। जी। जब आप अगली बार चुनाव में जाएंगे, आप किस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, मैं अगली बार यदि चुनाव में जाऊंगा 2023 में, उससे पहले मैं सारी बुनियादी सुविधाओं से अपने संगम बिहार वासियों को संपन्न करूंगा। जो हमने मुख्य रूप से वादा किया था कि पीने का पानी मुहैया कराएंगे, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करेंगे और इंक्रोचमेंट खत्म करके रास्ते को सुगम करेंगे। रोड, नाली, ये सब तो देखो रूटीन का काम है, रूटीन ये तो का काम। होगा और वो हमने लगभग कर दिया है। रोड का भी, नाली का भी, बारात घर का भी ये कर दिया। मेन जो मेजर प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ पीने की पानी की है, गंदे पानी की निकासी की है। स्कूल नहीं थे, हमने एक 12वीं का स्कूल बना दिया, उसको पास करा दिया। अब हम 2 स्कूल और सीनियर सेकेंडरी खोलेंगे। आने वाले समय में मेरी जो एक दिली तमन्ना है कि संगम बिहार में सरकारी 100 बेड का अस्पताल हो, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं और वो भी पूरा करके दिखाएंगे। आपने अभी जिक्र किया इलीगल एंक्रोचमेंट, जी। इसको लेके आप कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम देखते भी हैं, जी। लेकिन उन दुकानदारों का भी और उन जो रेडी पटरी वाले हैं, उनके तरफ से भी हम सोचें तो इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है? देखिए, अस्थायी समाधान हम उसमें नहीं कर सकते कि रेहड़ी पटरी की व्यवस्था कहीं हम सरकारी जगह पर, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो हम कहाँ करेंगे? यदि रेहड़ी पटरी की व्यवस्था हम बना कर देंगे तो पूरा दिल्ली जो है, पूरी दिल्ली तो रेहड़ी पटरी की व्यवस्था बन जाएगी। दुकानें हैं, अपने दुकानदार को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपने प्रीमिसेस में दुकान चलाएं, क्योंकि जब जो दुकानें आपके अंदर की हैं, उस दुकानों से यदि रोजी रोटी आप नहीं चला पा रहे हैं तो बाहर निकाल करके बेचने से आपकी रोजी रोटी नहीं चल सकती है। लेकिन उससे दुविधा कितनी हो रही है, अव्यवस्था कितनी हो रही है, उस चीज़ को देखते हुए कोई भी दुकानदार बाहर अपना सामान ना लगाएं। रेहड़ी पटरी वाले से आग्रह करता हूं कि वो चलते फिरते अपना सामान बेचें, ना कि अस्थायी रूप से कब्जा करके रोड जाम करके वो सामान बेचें। हमें रेहड़ी पटरी वाले से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां मेन रास्ता हो वहां वो जाम करके खड़ा करके ना बेचें। जहां खाली जगह है वहां जाकर बेचें, अपना व्यापार चलाएं, जीविकोपार्जन चलाएं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई यदि चाहेगा कि मेन रोड को इंक्रोच करके रेहड़ी पटरी लगा करके हम वहां पर व्यापार करेंगे, वो मेरे संभव नहीं है, वो मैं नहीं होने दूंगा। क्योंकि 10 लाख पब्लिक उधर से निकलती आती जाती है, उसको सुविधा देने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ, उस चीज़ के लिए समर्पित हूँ मैं, और उस काम को मैं नहीं होने दूंगा जो ये लोग चाहते हैं। चंदन जी, एक आपका बयान हमने देखा था मीडिया के माध्यम से आवारा पशुओं को लेकर, जी। कि आवारा पशु सड़क पे नहीं घूमेंगे और जो भी मतलब इनको आवारा छोड़ते हैं उन पे भी कार्रवाई होगी। जी, इस तरीके के काम को लेकर आप कुछ आगे बढ़ पाए हैं? बिल्कुल बढ़ पाए हैं। हमने पिछले हफ्ते भी जो हमारे वेटनरी के डिप्टी डायरेक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई है, और उन्होंने बिल्कुल सभी 12 जोनों का गाड़ियां और उसके एम्प्लॉय को बुला करके ड्राइव लगा रहे हैं, और आने वाले समय में 6 महीने के अंदर बिल्कुल आवारा पशु नहीं कह सकते हम, लेकिन वो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो आवारा लोग हमारे गौ माता को जो रोड पर छोड़ देते हैं, उस गौ माता को हम संरक्षित करने का प्रयास करेंगे, उनको अच्छे स्थान पर ले जाने का प्रयास करेंगे। ये आवारा लोग हैं जो अपने पशु को अपने सुविधा के अनुसार से दूध निकाल करके रोड पर छोड़ देते हैं। ये आवारा लोग हैं, ना कि आवारा पशु हैं। पशु कभी भी आवारा नहीं होता है, उसका मालिक आवारा हो जाता है जो उसको यूज करता है और थ्रो कर देता है। अगर बड़े पिक्चर में से देखा जाए
तो जी। दिल्ली सरकार या फिर आप अपने लेवल पे कोई गौशाला जैसा देखिए, व्यवस्था का प्रबंध करेंगे? दिल्ली सरकार आने वाले समय में लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा गौशाला खोलने वाली है। उसकी योजना बन रही है और चंद दिनों में ही वो हमारा संपन्न होने वाला है। उसके बाद हर जगह हम जो भी रोड पर स्ट्रीट कैटल्स हैं उनको हम उठा करके वहाँ पर गौशाला में संरक्षित करने का प्रयास करें। चंदन जी, अब हम रैपिड फायर राउंड का आगाज करते हैं। जी। केजरीवाल जी या राहुल गांधी जी, कौन पसंद है आपको? दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है। मोदी जी या फिर योगी जी? मोदी जी, योगी जी दोनों पसंद हैं। एक देश के प्रति अच्छी विचारधारा को लेकर के देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दोनों मेरे आइकॉन हैं। कोई एक? दोनों मेरे आइकॉन हैं। कोई एक का अगर पहले नाम मोदी दीजिए। जी, पहले उसके मोदी। बाद योगी जी। अच्छा, रात 12 बजे संगम विहार में घूमा जा सकता है, हम सेफ हैं? 100% 2030 में चंदन चौधरी क्या होंगे, एमपी, एमएलए या मंत्री? एमएलए रहना। MLA। मंत्री की देखिए, मैं किसी चीज की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अभी विधायक हूं, विधायक बनकर सेवा कर रहा हूं। परमात्मा जो कुछ भी देंगे मेरे लिए वो स्वीकार होगा। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एक बात जो आप दिनेश मोहनिया से सीखना चाहें? जी, क्या चीज बताइए? आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ भी सीखना नहीं चाहूंगा। मेरी अलग विचारधारा है, उनकी अलग विचारधारा है। मैं अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाता हूं, ना कि दूसरे विचारधारा को अडॉप्ट करता हूं। किसी फिल्मी डायलॉग में कोई जनता को बात आप समझाना चाहें? जनता को तो मैं नहीं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो अव्यवस्था फैलाते हैं, उनको सिर्फ इतना कहता हूं कि कायदे में रहिए तो फायदे में रहिएगा, नहीं तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। आखिरी सवाल, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, संगम विहार का युवा, महिला, बुजुर्ग, जी, उन लोगों को आप 30 सेकंड में कुछ बोलना चाहें? देखिए, मैं युवा, महिला और बुजुर्गों को आश्वस्त भी करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि वो आगे आएं, अपनी समस्याओं को बताएं, मुझे व्हाट्सअप करें या फ़ोन करें या मेरे ऑफिस में आकर के लिखा करके जाएं। इस जन कल्याण में, इस जन सेवा में आप सहभागी बने, जिससे कि आप और हम एक पुण्य के भागीदार बने और संगम विहार को संगम बनाने का जो हमने सबने संकल्प लिया है, हम सबका संकल्प ये पूरा हो। इसलिए आप सबकी सहभागिता हमारे लिए प्रार्थनीय है, अनिवार्य है। आप सब आएँ, मेरा सहयोग करें और हम संगम विहार को संगम विहार बना करके रहें। चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बहुत-बहुत जुड़ने के धन्यवाद लिए। आपका। आपने सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े बेबाकी से दिया जी, है। जी, जी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये थे चंदन कुमार चौधरी। अगर आपको पसंद आया हमारा पॉडकास्ट तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि अगला पॉडकास्ट किसके साथ किया जाए। धन्यवाद।